अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अचीवर्स। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका टैलेंट उतना ही रेयर, डायनामिक और अमेजिंग है जितने कि वो खुद। प्लीज़ वेलकम ऑन बोर्ड फारूक कैसर साहब या अंकल सरगम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल वैसा हूँ जैसा मुल्क है। ठीक हूँ बिल्कुल, मुल्क भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। हाँ, थोड़ी सी दुश्वारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। सर, अंकल सरगम की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सरगम असल में 1976 में जब मैं रोमानिया गया मास्टर की डिग्री के लिए, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे एक टीचर थे मिस्टर मोलनार। वो बड़ी मोहब्बत थी हमारी आपस में, और वो मुझे कहते थे कि मुझे तुम भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह जाके भूल जाओगे। तो मैंने उन्हें कहा मैं कोशिश करूँगा आपको याद रखने की। और फिर मैंने यहाँ जब आया तो एक प्रोग्राम शुरू किया कलियाँ। अच्छा। उसमें जो पहला पपेट था वो सरगम का था। तो मुझे ख्याल आया अपने प्रोफेसर का, तो मैंने कोशिश की कि उनकी शक्ल से, उनकी आवाज़ से मिलता जुलता एक पपेट बनाऊं। और वो फिर मैंने बनाया, फिर उसकी तस्वीर उनको भिजवाई। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या काम तुमने शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये भी आर्ट्स का एक काम है। तो बड़े खुश हुए बहरहाल। तो इस तरह सरगम जो है वो तख्लीक हुआ, और पहली बार बाकी जो जैसे बच्चे होते हैं जो आर्ट की तरफ आते हैं, उनका इंटरेस्ट पेंटिंग की तरफ होता है, दे चूज़ डिफरेंट मीडियम्स। आपने पपेट्री को या इस फील्ड को कैसे चूज़ किया? कब से टैलेंट आपका, या कब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसकी तरफ? मेरे ख्याल में जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर होता है, पहले होता था शायद अब नहीं होता, कि आप पढ़ते किसी सब्जेक्ट में हैं और काम किसी में करते हैं। नौकरी जहाँ मिल गई वहाँ कर लिया। ठीक है। मैं हादसाती तौर पे ही आया था इस फील्ड में। 71 में मैंने नेशनल कॉलेज से डिस्टिंक्शन में पास आउट किया, और उस ज़माने में जंग हो रही थी, इसलिए जॉब कहीं मिल नहीं रही थी। तो हम घर में बताते थे कि हम जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं ढूंढने, और कॉलेज में जाके वहाँ टेबल टेनिस खेलते थे, वक्त पास करते थे। तो एक दिन हमारी टीचर सलीमा हाशमी, जो फैज़ साहब की बेटी हैं, उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग तो पास आउट नहीं कर गए। हमने कहा जी बिल्कुल कर गए, लेकिन अब घर वालों को क्या मुंह दिखलाएं, तो इसलिए यहाँ पर टाइम पास करते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम टीवी में काम करोगे। तो हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे, हालांकि हमारे घर में भी टीवी नहीं था, और अगर आर्ट्स का काम है तो ज़रूर करेंगे। तो हमें टीवी ले गई, और वहाँ पर हमें उनकी छोटी बहन प्रोड्यूसर थी मुनीज़ा हाशमी, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। एक प्रोग्राम ऑन एयर जा चुका था, उसका नाम था अक्कड़ बक्कड़, और वो सेसमी स्ट्रीट की तर्ज का था। उसमें भी अल्फ़ाबेट्स होते थे उर्दू में। और तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बिग बर्ड है ये सेसमी स्ट्रीट की, और तुम ये बना सकते हो। तो हमने ये देखा कि भाई काम मिला है तो अब इसे इनकार नहीं करना चाहिए। हालांकि बिल्कुल मुझे बिल्कुल पता नहीं था मुझे। तो हमने कहा जी बिल्कुल बना लेंगे। और फिर उसके बाद उर्दू बाज़ार गया, और ये भी नहीं पता था ये बनता कैसे है पपेट। तो वहाँ गत्ता लिया, गुडी कागज़ लिए, कोई टोरंटन मार्केट से उसके पर लिए, तो एक बतख घर से चोरी छुपे ड्राइंग रूम में बनाई। तो अब वो चूँकि पहला एक्सपीरियंस था तो अपने साइज़ की बना ली, यानी मैं पहन के। फिर वो इस तरह अप्रूव हुई, वो इतनी पॉपुलर हुई, वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि उसको जापान से पहली बार टेलीविज़न को अवार्ड मिला किसी प्रोग्राम पे। इस तरह तो ये इब्तिदा थी मेरी पपेट्री में, अपनी मर्ज़ी से नहीं है। लेकिन जब पपेट्री में आ गया, उस ज़माने में शोएब हाशमी साहब स्क्रिप्ट लिखते थे। हाँ जी, उन्होंने मुझे एक दो पपेट्स बनाने को कहा, और मज़ीद एक समीना अहमद के लिए बनाया, एक इरफान खूसट के लिए बनाया, नए नए आए हुए थे। जैसे जब पपेट्स बनाते हैं तो एक होता है ना कि एक कैरेक्टर, जैसे आप एक शक्ल उसको देते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? बिकॉज योर ह्यूमर इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड इट्स कम्प्लीटली आयरॉनिकल। तो जो आपके पपेट्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, आई मीन व्हेन यू थिंक अबाउट मेकिंग अ पपेट, तो क्या आता है जहन में कि मुझे? क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, वो आर्ट का जो भी स्टूडेंट होगा उसके दिल में कोई अनोखा सा ही ख्याल आएगा, हट के आएगा रवायती काम से। तो मैं पपेट को, जो उससे पहले मैंने देखे टीवी पे ही देखे थे, नया नया सेसमी स्ट्रीट भी शुरू हुआ था, तो मेरे जहन में आता था कि ये कोई आम से की शक्ल का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समथिंग एल्स। तो उस वक्त जो मैंने बहरहाल वो जहन में था। जब कलियाँ में मैंने अपने उस वक्त तो शोएब हाशमी के लिए बनाए थे, उसमें मैं खुद भी काम करता था अक्कड़ बक्कड़ में, लिखना भी वहीं से सीखा। मैं सीखा इस तरह के कॉलेज में लिखता था, लेकिन मेरी डेवलपमेंट वहाँ पर हुई शोएब साहब के प्रोग्राम में। तो
جب سرگم بنایا تو یہ بھی ویسے ہی تھا سمپل بنانے کا. اب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پروگرام ہسٹری بن جائے گا پاکستان کی, تو وہ جو اس وقت بنایا پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکے. بعد میں مجھے 93 کے جو دوبارہ کلیاں شروع ہوا تو اس وقت میری کافی ریفائن کر چکا تھا میں ان کو میکنگ اس کی. پہلے تو گم سے جوڑتا تھا, پھر اسٹریچنگ کی, اور پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ٹی وی میں کلوز اپ آتا ہے اس کا, تو اس میں آپ تو ریفائن, تو اس طرح خود ہی سیکھا اور خود ہی یہ سارا کام ہوا. ٹھیک ہے. سو ہاؤ ور یو ایز اے چائلڈ؟ آئی مین واز دس ہیومر دیئر؟ آپ ریبیلیسنس تھی آپ میں؟ نہیں, چائلڈ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں شائع, میری والدہ بھی یہ کہتی ہے میں شائع تھا. اور جس علاقے میں تعلیم حاصل کی, پشاور, سیالکوٹ میں میری پیدائش ہوئی. 2 دن کا جب میں تھا تو میری والدہ کو والد صاحب چونکہ کوہاٹ میں پوسٹنگ تھی ان کی, تو وہ وہاں لے کے جانا پڑا. تو میں دونوں شہر کہتا ہوں اپنی پیدائش کا, کوہاٹ بھی اور پشاور بھی. تو ایریا میرا صوبہ سرحد میں گزرا بچپن کا, اور بچپن کا جو حصہ ہے, اور اس میں بڑی کام کی باتیں بھی ہوئیں. میں نے پشتو سیکھی, بڑی روانی سے بولتا ہوں میں. اور اس کے علاوہ جیسے چونکہ میں اکیلا تھا, والد صاحب انجینئر تھے, ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی درگئی, مردان, مالاکنڈ, کوہاٹ, بنو. تو ان علاقوں میں اس وقت ایجوکیشن نہیں تھی, یعنی اسکول اتنے نہیں تھے. تو بہرحال وہ میرے لیے خاص انتظام کرنا پڑتا تھا ان کو پڑھانے کا.